हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नेट क्रैकर ई कक्षा प्लेटफॉर्म। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रिसर्च एप्टीट्यूड पे होगा। रिसर्च पे हम आज पहला सेशन कर रहे हैं। दिस इज़ डे 1, जिसमें हम समझेंगे कि क्या रिसर्च होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किस तरीके से हम रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर हम उसके पॉइंटर्स को समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग फेज है, तो हम धीरे धीरे समझेंगे क्योंकि यहाँ पे हम सारे मेथड्स को भी समझने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझने वाले हैं। बट आज का जो टॉपिक बेसिकली होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस और मीनिंग पे ही बेस्ड है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर रिसर्च की, तो अगर मैं इसको बेसिक और बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो रिसर्च हम कैसे लिखते हैं, री प्लस सर्च। ठीक है, री प्लस सर्च लिखते हैं, राइट, तभी बनकर ये रिसर्च हुआ। तो अगर मैं री प्लस सर्च की बात करती हूँ, सर्च मतलब तो आपको पता है क्या होता है। सर्च मतलब जब हम कुछ भी चीज़ को सर्च आउट कर रहे हैं। ठीक है, फाइंडिंग समथिंग, अगर हम बोल सकते हैं टू फाइंड समथिंग, रिसर्च हो गया। और री मतलब जब हम दोबारा से उसको रिसर्च करते हैं, तो री प्लस सर्च मतलब जब हम रिसर्च करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि सपोज करो किसी पर्सन ने रिसर्च कर ली है ऑलरेडी, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन ने रिसर्च की है या रिसर्चर ने रिसर्च की है, तो क्या आप दोबारा से उस पर रिसर्च कर सकते हो? येस, यू कैन डू, बट आपको थोड़ा सा वहाँ पर कुछ चेंजेस लेकर आने होंगे। अब सेम रिसर्च को कॉपी नहीं करना है, ठीक है, वरना तो वो प्लेगरिज्म हो जाएगा ना फिर। तो आपको क्या करना है, उसमें चेंजेस लेकर आना है। तो अगर मैं रिसर्च की बात करती हूँ तो रिसर्च हम कुछ भी सर्च आउट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग में कुछ सर्च आउट कर रहे हैं, कोई नई नॉलेज को गेन कर रहे हैं, कोई नई रिसर्च निकाल रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिसर्च। रिसर्च आपका साइंटिफिकल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। रिसर्च इज योर साइंटिफिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड। अब ये साइंटिफिक मेथड क्या है? बेसिकली साइंटिफिक मेथड वो होता है जहां पर आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप चलते हो। जैसे अभी हम स्टेप्स पे भी बात करेंगे आज ही। तो स्टेप्स को जब आप समझोगे कि पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर डिजाइनिंग होता है, हाइपोथेसिस पहले हम क्रिएट करते हैं, फिर डिजाइनिंग होता है। इस तरीके से जो पूरे प्रोसेसेस हैं उसको हम मायने रखते हैं, उसके बेसिस पे हम एग्जीक्यूट करते हैं सारे फैक्टर्स को, ठीक है, या टॉपिक को। तो यहाँ पर अगर मैंने सिंपल लैंग्वेज में जो अभी मैंने आपको समझाया हिंदी में, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। रिसर्च मीन्स टू सर्च फॉर एग्जिस्टिंग थिंग, समथिंग दैट रिमेन अननोन टू अस। ठीक है, वो हमें क्या करना है, सर्च करना है कुछ नया, कुछ और, मतलब जो पहले से हो चुका है उस पर नहीं, उसमें हम कुछ चेंजेस लेकर आए, राइट। रिसर्च इंडिकेट टू फाइंड आउट समथिंग न्यू टू द टॉपिक दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नया ऑब्जर्व करते हैं, कुछ नया फाइंड आउट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना। ठीक है, इट इज अ सर्चिंग प्रोसीजर फॉर डिस्कवरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स वी ऑलरेडी नोन। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं नई इन्फॉर्मेशन को जो ऑलरेडी हमारे पास है, जो हमारे पास गिवन है, राइट। It is a scientific examination for searching necessary information for on a distinct topic। तो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं रिसर्च होती है। अब आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जगह जा रहे हो और आप एक्सप्लोर करना चाहते हो उस जगह को, तो आप वही रिसर्च कर रहे हो। रिसर्च ज़रूरी नहीं है आप डेली यूज़ में भी करते हो, अपने डे टू डे बेसिस पे भी करते हो। कुछ भी आप टॉपिक को गूगल से जब भी सर्च करें तो आप वही रिसर्च ही कर रहे हो एक तरीके से, राइट। रिसर्च मतलब होता है जब हम कुछ भी चीज़ साइंटिफिकली सर्च आउट कर रहे हैं सॉरी, ठीक है। तो अनुसंधान की अगर मैं बात करती हूँ, अनुसंधान का जो अर्थ है वो क्या कहता है, किसी वस्तु का खोज करना, एक तरीके से जो हमें अज्ञात, जो हमारे लिए अज्ञात बनी हुई हो। इसीलिए अनुसंधान का जो विषय होता है वो नया खोजने को संकेत करता है जो पहले ही मौजूदा था। यह इन चीजों के बारे में बताता है, जानकारी खोजने की, खोज की प्रतिक्रिया करता है जो हमें पहले से ही जो हम पहले से ही जानते हैं। मतलब ऑलरेडी जो हमने सर्च आउट कर लिया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस, वो कहलाया जाता है अनुसंधान। ठीक है, ये एक विशिष्ट विषय के आवश्यक जानकारी की खोज करने के लिए वैज्ञानिक परीक्षा में ये साइंटिफिक डेवलपमेंट लेकर आता है। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक, ठीक है।
सो ये आपको समझ आ गया। जो अभी मैंने आपको रिसर्च का टॉपिक समझाया वो बिल्कुल ही बेसिक था, बिल्कुल ही हमने बेस के थ्रू समझा। रिसर्च मतलब जब हम कुछ भी सर्च आउट कर रहे हैं साइंटिफिकली विद द हेल्प ऑफ द स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिसको हम लक्षण के तौर पे देखते हैं। अनुसंधान के लक्षण की बात अगर मैं करूं या कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करती हूं तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मैं देखूं, द रिसर्च शुड बी फोकस ऑन द प्रायोरिटी प्रॉब्लम। जो अनुसंधान है उसका जो प्राथमिक जो समस्याओं पे ध्यान देना होता है। पहला जो प्राथमिक काम क्या है, समस्याओं पे समाधान करना, समस्याओं का समाधान करना या उस पर फोकस करना। तो सबसे पहले हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसी पे सर्च कर रहे होते हैं हम, ठीक है। जो प्रायोरिटी है, जो इम्पोर्टेंट है, उसी पे आप रिसर्च करते हो। तो रिसर्च आपका फोकस करता है जो प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक। रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक होना चाहिए, मतलब जो भी हमारे स्टेप बाय स्टेप हैं उसको ही फॉलो करते रहना चाहिए, तभी रिसर्च सही तरीके से एम्फेसाइज होगी और वो स्ट्रक्चर प्रोसीजर में डेवलप होगी। तो अनुसंधान का जो व्यक्तिगत जो होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, एक तरीके से शोधकर्ता के प्रतिक्रिया में होना चाहिए, जो कि सही तरीके से डेवलप कर पाए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेवलप कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, द रिसर्च शुड बी लॉजिकल। रिसर्च आपको लॉजिकल होना चाहिए। अब लॉजिकल मतलब यहाँ पर आइडियाज पे डेवलप होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने रिसर्च की और आपने कोई एक अलग ही विदाउट लॉजिक आपने कुछ चीज़ अप्लाई कर दी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई आप लॉ अप्लाई कर रहे हो तो आप लॉ वही अप्लाई करो जो ऑलरेडी लॉजिकल है, ठीक है। या फिर जैसे कोई भी आप थ्योरी अप्लाई कर रहे हो किसी रिसर्च में, तो उसमें भी आपको वही थ्योरी अप्लाई करना है जो ऑलरेडी है, जो लॉजिकल है, जो आइडियाज़ पे बेस्ड है, जो आपने इन्वेस्टिगेशन पे किया है, ठीक है। जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है, जो हमने सर्वे किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, वो सारे मेथड्स को फोकस करके जो आपने डेटा निकाला है वही लॉजिकल होता है, विदाउट मैनिपुलेटिंग। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए लॉजिकल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कोई क्वेश्चन फिलअप कराया बहुत सारे लोगों से, ठीक है। अब वो ये एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ नया मार्केट में, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो मैंने उसके सेशेज प्रोवाइड कर दिए। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि ABC एक शैम्पू है, ठीक है। ABC एक शैम्पू है, तो मुझे ये शैम्पू लॉन्च करना है मार्केट में। तो पहले ही मैं लॉन्च नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं एक सर्वे करूँगी, मैं एक क्वेश्चन फिलअप कराऊंगी। जैसे मॉल्स वगैरह में आप लोगों ने देखा भी होगा, तो आपसे एक फिलअप कराते, एक फॉर्म फिलअप कराते हैं, वही होता है क्वेश्चनेयर। तो उस क्वेश्चनर में आपको सारे पॉइंटर्स मिलते हैं, लाइक आपको एक सेशे मिल जाता है, आप उसे यूज़ करते हो एंड देन आपको वहाँ पे अपना जो भी, जैसे कि आपको प्रोडक्ट अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसका रिवर्ट करते हो, वहाँ पे उस फॉर्म में अपना नाम वगैरह ये सारी चीज़ें लिखते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आप उसके अकॉर्डिंगली करते हो, देते हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, वो इसीलिए लिखाया जा रहा है, वो आपसे इसीलिए रिवर्ट लिया जा रहा है कि जो भी लोग हैं, अगर मैं ये प्रोडक्ट या मैं एक शैम्पू लॉन्च कर रही हूँ तो उससे पहले मैं ये जान लूँ कि जो शैम्पू है एक्चुअल में क्या ये बेस्ट परफॉर्म करेगा आगे जाके, या मार्केट में ग्रो करेगा या नहीं करेगा, या पैसा पूरा डूब जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले रिसर्च करनी होती है। तो रिसर्च हमेशा लॉजिकल होती है, साइंटिफिकल होती है, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही हो। इन्वेस्टिगेशन मतलब सर्वे होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन आप करो, क्वेश्चन मेथड आप यूज़ करो, बहुत सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं, तभी जाके हम रिसर्च करते हैं। जो शोध की प्रतिक्रिया होती है वो किस पे होती है, वो विचारों के रूप को डिफाइन करती है। जैसे कि वैज्ञानिक शोधकर्ता के जांच में नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर एक तरीके से मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी में भी कोई मतलब चेंजेस ना हो, किसी में भी कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। जो रिसर्च आ रहा है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, वही आपको शो करना है और उसी के बेसिस पे काम करना है। रिसर्च शुड बी रिडक्टिव। अब ये क्या है, रिसर्च शुड बी रिडक्टिव मतलब रिसर्च क्या होना चाहिए, रिडक्टिव होना चाहिए। इट मीन्स वन रिसर्चर फाइंडिंग शुड बी मेड अवेलेबल फॉर अदर रिसर्चर टू प्रिवेंट देम रिपीटिंग द सेम रिसर्च। तो यहाँ पे जो रिसर्च है वो रिडक्टिव होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर रिसर्चर ने पहले ही रिसर्च कर ली है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी रिसर्च हो चुकी है
जैसे कि एक मैं रिसर्च की बात करूं, जैसे कोविड आया, कोविड के बाद जो वैक्सीनेशन लगी तो उसमें मैंने ये देखा, मैंने ये ऑब्जर्व किया सर्वे के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, कि जो भी वैक्सीनेशन हमने यूज़ की उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी है लोगों को, बहुत सारे छोटे बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ होने लगे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो हमने वैक्सीनेशन यूज़ की, मैंने ये देखा, मुझे ये फाइंड आउट करना था, इस पे मुझे काम करना था, तो मैंने फाइंड आउट किया। मेरा जो रिजल्ट आया, जो सर्वे के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू आया रिजल्ट, वो यही आया कि बहुत ज़्यादा लाइफ बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती चली जा रही है सभी की। ठीक है, जैसे कि हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो मैंने ये इवेलुएट किया, ठीक है, रिसर्च के थ्रू, और मैंने सर्वे क्वेश्चन के थ्रू देखा। लेकिन अब मैं ऑलरेडी किसी और पर्सन ने, सपोज करो कि किसी और पर्सन ने इसके ऊपर रिसर्च की है, या फिर मेरी ही रिसर्च को कॉपी करके किसी और ने कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लेगरिज्म। तो वो नहीं होना चाहिए। हमें प्लेगरिज्म डेटा फ्री रखना है। मतलब कोई हमारी अगर कॉपी करता है तो आपको पता है वो प्लेगरिज्म एक तरीके से रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है, रिसर्च एथिक्स में उसको माना नहीं गया है। तो जब हम रिसर्च एथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये समझेंगे कि जो प्लेगरिज्म होता है ना, वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आपकी कॉपी कर रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पे आप उसे स्यू कर सकते हो, या फिर आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, जो कि एथिक्स के खिलाफ है, वो पर्सन कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर रिसर्च रिडक्टिव होना चाहिए, ताकि आप प्रिवेंट कर पाओ रिपीटेटिव सेम रिसर्च ना हो, बार बार सेम रिसर्च ना हो। ठीक है, एक ही रिसर्च पे हम फोकस ना करें, एक अदर रिसर्चर भी उसी पे रिसर्च ना करे जो मैंने रिसर्च की, या जो मैं रिसर्च कर रही हूँ वो मैं अदर रिसर्चर से कॉपी डाउन ना करके रिसर्च करूँ। ठीक है, अपनी रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट देखिए, रिसर्च में बी रेप्लीकेबल। तो यहाँ पे रेप्लीकेबल मतलब होता है जो उसका एक तरीके से रेप्लीकेट होता है, उसकी एक तरीके से कॉपी होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्कोप होना चाहिए वो प्रीवियस रिसर्च से फाइंडिंग्स के बेसिस पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो मैंने प्रीवियस रिसर्च निकाली, अब मैं वो जो रिसर्च कर रही हूँ आगे वाली, तो वो उससे रिलेट होनी चाहिए, उसके ही तरह से कॉपी होनी चाहिए, उससे ही रिलेटेड होनी चाहिए, रेप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अनुसंधान जो होता है वो अनुकरणीय होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पिछले शोध हमने निकाले उसकी पुष्टिकरण करे और उसी के बेसिस पे होनी चाहिए, प्रीवियस रिसर्च के फाइंडिंग्स के बेसिस पे होनी चाहिए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको पता होना चाहिए रिसर्च को करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स से आप सभी को पता है एजर्शन रीजन आ जाता है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको बेस समझ आ गया है कि क्या रिसर्च है, क्या हम रिसर्च करते हैं, किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको इतना आंसर कर लोगे आप कि जब आपको कोई भी किसी भी तरीके का पॉइंट दे दिया जाए तो आप उसे क्लियरली समझ पाओ। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर रिसर्च के प्रोसेस की। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे क्वेश्चन 110% आता ही आता है। आप चाहे पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे आप सेट एग्जाम को दे रहे हो, या फिर आप नेट एग्जाम को दे रहे हो, तो ये तीनों में ही इंपॉर्टेंट है और तीनों में ही कॉमन है। ये क्वेश्चन आपको 110% मिलेगा हर एक ईयर में, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चाहे मैं 2015 की बात करूँ, 16 की बात करूँ, रिपीटेटिव क्वेश्चन इससे बनते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म में बनते हैं। तो अनुसंधान का जो प्रतिक्रिया है उसकी हम बात करते हैं। तो पहला, अगर मैं पॉइंट की बात करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं रिसर्च में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सबसे पहले समस्याओं को पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट और पहला स्टेप यही है कि जब आप कोई भी रिसर्च करें तो पहले आप प्रॉब्लम को देखोगे, है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या, या किस पे आपको रिसर्च करनी है, क्यों आप रिसर्च कर रहे हो, क्या फैक्टर्स है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बन जाता है कि जब जो आपको नीड को सेटिस्फाई करे, ठीक है, जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे और आपको ये पता है कि वो नेसेसरी है आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम को सबसे पहले समस्याओं को पहचानना होगा और उसी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आपको उस पर क्या करना है, उस पर काम करना है, उसको फाइंड आउट करना है, उसके आंसर को डेवलप करना है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं बात करती हूँ पहले पॉइंट की, तो पहला आ जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका लिटरेचर रिव्यू, या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कह सकते हो आप। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू, LR भी कह सकते हो, एंड इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कहते हो। साहित्य का
समीक्षा, साहित्य की समीक्षा। मतलब यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है जब कोई भी रिसर्चर ऑलरेडी, सपोज करो मैंने वही बात कही कि सपोज करो कि मैं सेम रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, मैं रिसर्च कर रही हूँ कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर ही, ठीक है, कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर ही, लेकिन ऑलरेडी किसी पर्सन ने उस पर रिसर्च कर ली है, तो मैं पहले ही एग्जामिन करूंगी कि जो मैं कोविड वैक्सीनेशन पे रिसर्च कर रही हूँ ना, वो पहले किसी ने तो नहीं की, या अगर पहले किसी ने की है तो वो उसका फैक्टर कौन सा निकाला है, ठीक है, और उसमें मुझे क्या उसमें चेंज करना है। सेम कॉपी नहीं कर सकती। तो लिटरेचर रिव्यू ये समझाता है, ये बताता है कि ऑलरेडी ये वाली रिसर्च हुई तो नहीं है, और अगर हुई है तो आपको उस पर काम नहीं करना है, सेम रिसर्च नहीं करनी है, या तो उसमें कुछ चेंज लेकर आओ या फिर उसका कुछ अलग फैक्टर निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिफाई अ गुड सॉल्वर प्रॉब्लम, इन्वेस्टिगेटर अंडरटेक द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता है कि प्रीवियस में किसी ने रिसर्च तो नहीं की है, ठीक है, और उसके बेसिस पे वो रिव्यू करता है और अपना जो पर्सपेक्टिव है या जो बेस है उसको चेंज करता है, ऑब्जेक्टिव को चेंज कर लेता है, क्योंकि सेम रिसर्च, वही बात है, सेम रिसर्च नहीं होनी चाहिए। तो रिव्यू से हमें ये समझ आ जाता है कि हम उससे हेल्प तो ले सकते हैं, मैं उस रिसर्चर से हेल्प ले सकती हूँ कोविड वैक्सीनेशन वाले पॉइंट पे, बट सेम रिसर्च को कॉपी नहीं कर सकती। उससे ये देख सकती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने किया, क्या क्या फैक्टर्स निकाले, क्या क्या डेटा कलेक्शन में मेथड्स यूज़ किए, किस तरीके से एनालिसिस किया, किस तरीके से हाइपोथेसिस किया। तो ये सारी चीज़ें हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, बट उनसे हेल्प लेकर सेम कॉपी हमें नहीं करनी है। तो साहित्य का जो समीक्षा है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, एक अच्छे हल को योग्य समझने की पहचान करने के लिए, ठीक है, अन्वेषक की समीक्षा करना का साहित्य होना चाहिए, शोध की समस्या को जो पूर्व कार्य होना चाहिए उसके बेसिस पे ही हम साहित्य करते हैं, मतलब उसके बेसिस पे ही हम रिसर्च करेंगे, राइट। वैज्ञानिक अनुसंधान को ही हमें यहाँ पर समीक्षा के द्वारा समझना है, उसको शामिल करना है, ठीक है। तो वैज्ञानिक होना चाहिए, मतलब साइंटिफिक रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिटरेचर रिव्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि किसी ने हमारी रिसर्च जो हम चूज कर रहे हैं वो तो नहीं की, या फिर हम उनसे हेल्प थोड़ा सा ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेम कॉपी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। ध्यान रखिएगा, रिसर्च में जो तीसरा पॉइंट आ जाता है वो क्या आ जाता है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, मतलब परिकल्पना को तैयार करना। अब ये जो परिकल्पना है क्या, देखो इसका एक बहुत ही बड़ा सेशन जाएगा जिसमें मैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस बताऊंगी। नल हाइपोथेसिस होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर भी, टाइप 1 एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है, वो हम बहुत थोड़ा सा टाइम लेकर करेंगे क्योंकि आज आपका बेस वाला सब्जेक्ट है, मतलब आपको मुझे थोड़ा सा समझाना है इस टॉपिक के बारे में, तो मैं आज पूरा नहीं समझाऊंगी। लेकिन हाँ, इसके बारे में अगर मैं कहूँ कि जो थर्ड पॉइंट है वो होता है हाइपोथेसिस। अब पहले तो हाइपोथेसिस होता क्या है, हाइपोथेसिस कुछ भी नहीं है, एक होता है एजम्पशन, ठीक है। आप एजम्पशन ले लेते हो, आप सपोज कर लेते हो किसी भी चीज को, ठीक है, आप सपोज कर लेते हो, जैसे कि लेट कर लेना, हम कर लेते हैं ना लेट, कुछ भी चीज सोच लेना, वो जरूरी नहीं है कि आगे जाके हमेशा सही ही बैठे, ठीक है। हमेशा रिसर्चर जो होता है वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है वो हम आगे वाले सेशंस में करेंगे, बस आपको अभी ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैंने हाइपोथेसिस पढ़ाने में लगी तो उसमें बहुत ही बड़ा एक सेशन बन जाएगा, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ बेस समझा रही हूँ, तो उसके बेसिस पे अगर आपको देखें तो सिर्फ आपको इतना ही समझना है, हम फॉर्मुलेट करते हैं थर्ड पॉइंट में हाइपोथेसिस को। और हाइपोथेसिस होता क्या है, हाइपोथेसिस होता है आपका एजम्पशन, आपका सपोजिशन, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ सपोज करते हो, आप श्योर नहीं होते हो, ठीक है। आपने सपोज करो कि एक हाइपोथेसिस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर ही रिसर्च की और मैंने ये इवेलुएट किया क्वेश्चनर के थ्रू कि जो हाइपोथेसिस, मैंने हाइपोथेसिस ये सिलेक्ट कर लिया कि बहुत सारे जो लोग हैं ना उनकी वजह से, मतलब उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, मैंने खुद से एक इवेलुएट कर लिया, या मैंने एक हाइपोथेसिस सपोज कर लिया, ठीक है, कि बहुत सारी जो डेथ्स हैं या फिर जो बहुत सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, वो कोविड वैक्सीनेशन के बाद से ही हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। ये बिल्कुल मेरी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग हुआ।
ठीक है, मैंने हाइपोथेसिस सेलेक्ट कर लिया इस वाले के बेसिस पे। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके जब मैं डेटा कलेक्शन करूं या मैं डेटा को एनालाइज करूं, जब मैं टेस्ट करूंगी हाइपोथेसिस को, वो टेस्टिंग के दौरान वहां पे हाइपोथेसिस गलत हो सकता है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एज्यूम कर रही हूं, मैं यहाँ पर हाइपोथेसिस को एज्यूम कर रही हूँ, सपोज कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं आफ्टर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हमने क्या किया, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया, ताकि हमारी जो केयरफुल एग्जामिनेशन है या फिर जो प्रीवियस फाइंडिंग्स हैं वो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ और उसी के बेसिस में मैं उसे टेस्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं एज्यूम कर रही हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आगे जाके श्योरिटी पता चलती है जब हम डेटा कलेक्शन मेथड करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, डेटा कलेक्शन मेथड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद रिपोर्ट बनाते हैं, फाइंडिंग्स बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हम इवेलुएट करते हैं उस प्रोसेस के दौरान हमें पता चलता है, बट हमें कोई ना हाइपोथेसिस सेलेक्ट करना पड़ता है। हाइपोथेसिस हम सिर्फ और सिर्फ एज्यूम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से परिकल्पना कर लेते हैं हम, ताकि जो हमारी शोधकर्ता की जो समस्या है वो हम पहचान लें और उसी तरीके से हम समीक्षा कर लें, राइट। उसी तरीके से हम परिकल्पना कर लें और उसके ही सिद्धांतों के ऊपर हम काम करें, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमेशा आपका क्या हो जाएगा, रिसर्च हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिजाइनिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च डिजाइन। डिजाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजाइनिंग मतलब क्या होता है, ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट बोल सकते हो आप, फ्रेमवर्क बोल सकते हो आप, ठीक है, रिसर्च का फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क कैसे, एक तरीके से ब्लूप्रिंट सेट करना कि मैं क्या करूंगी, पहले मैंने ये वाले फैक्टर्स ले लिए, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने क्या पॉइंटर्स को देखा, लिटरेचर रिव्यू को देखा। तो प्रॉपरली मैं एक रिसर्च को डिज़ाइन कर रही हूँ, क्या क्या मेथड्स मैं यूज़ करने वाली हूँ, किस तरीके से रिसर्च होगी, ठीक है, मैं किस तरीके से फाइंडिंग्स को निकालूंगी। तो ये सारी चीज़ें लॉजिकल होनी चाहिए और इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपने डिज़ाइन कर दिया, उसको आपने डिज़ाइन जब आप कर रहे हो तो एक लॉजिकल वे में डिज़ाइन करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप पढ़ते हो तो पहले आप ब्लूप्रिंट बनाओगे, आप पहले एक टाइम टेबल सेट करोगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, पेपर 1 पहले पढ़ना है या पेपर 2 कितने घंटे पढ़ना है, उसके बाद MCQs कितने घंटे तक लगाने हैं, ठीक है, कितने घंटे तक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इवेलुएट करते हो, आप एक फ्रेमवर्क एक सेट कर लेते हो अपना टाइम टेबल। तो इसी वजह से यहाँ पे भी रिसर्च में भी हमें प्रॉपर डिजाइनिंग करनी पड़ती है। डिजाइनिंग मतलब कि किस तरीके से हम सभी आंसर्स को, क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट कर पाएं, ठीक है। तो अनुसंधान का डिजाइनिंग हम तैयार करते हैं ताकि यहाँ पे हम सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएं और वो भी लॉजिकल वे में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, सिलेक्शन एंड डेटा कलेक्शन मेथड। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ डेटा भी बोल सकते हो, डेटा कलेक्शन मेथड भी बोल सकते हो। तो अगर मैं डेटा कलेक्शन मेथड की बात करती हूँ, जैसे ही डिजाइनिंग ओवर होगी उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। डेटा कलेक्शन मेथड कैसे कर सकते हो आप, सर्वे कर सकते हो, ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ठीक है, और क्या कर सकते हो, क्वेश्चनियर फिलअप करा सकते हो। क्वेश्चनियर्स होते हैं ना, जैसे अभी मैंने बोला था आपको फॉर्म्स होते हैं, जब आप मॉल में जाते हो आप लोगों ने देखा होगा, सर्वे फॉर्म्स होते हैं, क्वेश्चनर फॉर्म्स होते हैं, आप ऑब्जर्वेशन देखते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो कि ये जो प्रोडक्ट है क्या ये मुझे लॉन्च करना चाहिए, क्या लोगों का जो रिवर्ट आ रहा है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाओं को जान रहे हैं, ठीक है। और लोगों की प्रतिक्रिया को हम कैसे जान सकते हैं, हमें बहुत सारे मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, हमें बहुत सारे सर्वेज करने पड़ेंगे, ताकि हमें ये समझ आए कि एक्चुअल में जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में, तभी तो रिसर्च होगी, ठीक है। रिसर्च ऐसे नहीं कि खुद से ही करना होता है, हमें बहुत सारे मेथड्स को भी फॉलोअप करना होता है, ताकि जो हमारी स्टडी है अदर पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे वो पर्पस हमें क्लियर हो पाए और जो हमारा सैंपल है ना वो सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए पॉपुलेशन को, ठीक है। अब मैं लाखों करोड़ों जनसंख्या का ना यहाँ पर सैंपल नहीं ले सकती, हर जगह जाके पूरे इंडिया में जाके सर्च नहीं कर सकती, हर एक पर्सन का सैंपल नहीं ले सकती। तो इसके लिए मुझे सैंपल साइज कलेक्ट करना है। वैसे तो अगर मैं इंडिया को देखूँ तो बहुत बड़ा इंडिया है, लेकिन अब मैं सबके पास जाकर नहीं ले सकती। तो मैंने क्या किया,
एक पर्टिकुलर एरिया का ना सैंपल साइज ले लिया और उसी सैंपल साइज को मैंने फिर अपनी रिसर्च में डाल दिया। यही होगा ना, क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं सब जगह जाके वहाँ पे सैंपल साइज क्रिएट करूँ या वहाँ पे क्रिएट करके और समझूँ उनका क्वेश्चन फिलअप कराऊँ हर एक इंडिविजुअल से। तो मैं क्या करूँगी, एक स्मॉल सैंपल साइज ले लिया मैंने, या एक मॉल में चली गई, या एक मैंने पर्टिकुलर अपने ही एरिया के आसपास में इवेलुएट किया, सर्वे किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो उसके थ्रू मैंने रिजल्ट निकाला और फिर मैंने पूरी पॉपुलेशन को उसमें रिजल्ट में फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, और स्टडी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम डेटा कलेक्शन मेथड्स यूज कर रहे हैं। और कलेक्शन मेथड आप सभी को मैंने यहाँ पे बता दिया, सर्वे होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, क्वेश्चनर होता है, जैसे इंटरव्यू के थ्रू भी हम इवेलुएट करते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज हो गए, जैसे एक्टर्स के इंटरव्यूज होते हैं, पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज होते हैं। उसके द्वारा जब हम समझते हैं कि उनका क्या कहना है, तो वो भी एक तरह का रिसर्च ही है, ठीक है, वो भी एक तरीके का रिसर्च ही है, राइट। तो हम स्टडी कर रहे हैं बहुत सारे मेथड्स के थ्रू। तो चयन और डेटा जो संग्रह है उसको हम इवेलुएट करते हैं, उसके टूल्स को हम स्टडी करते हैं, एंड पार्टिसिपेंट्स का जो पर्पस है, मेन जो पर्पस है, वो एक स्मॉल सैंपल से इवेलुएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5th वाला पॉइंट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं। अब जैसे ही कलेक्शन होता है आपका, डेटा कलेक्शन मेथड के बाद ना आप एनालिसिस करते हो डेटा को, जो आपने कलेक्शन निकाला, जो आपने सर्वे किया, क्वेश्चनर किया, जो आपने रिजल्ट निकाला, अब उसे आप एनालाइज करोगे। एनालाइज मतलब उसको, उस इंफॉर्मेशन को ना एक तरीके से मॉडल ले लोगे, एज अ मॉडल ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अभी बताया था ना ABC शैम्पू मैंने लॉन्च किया, ठीक है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी लॉन्च नहीं किया, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों का ना रिव्यू देख रही हूँ कि उससे क्या रिवर्ट आ रहा है, लोगों का पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। कलेक्शन मेथड से मुझे ये समझ आया कि जो रिवर्ट है वो एक तरीके से ना सिर्फ और सिर्फ 50% लोग ही हैं जो कि उस प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, बाकी 50% नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैंने पूरा एनालिसिस किया, उसके सारे क्वेश्चनर देखे, सर्वेज किए, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको ऑब्जर्व किया, उसको ध्यान में रखा, और फिर मुझे ये रिजल्ट निकला कि 50% ही लोग हैं, 50% ही पीपल हैं जो कि इस शैम्पू को लाइक कर रहे हैं, आगे का जो 50% है ना वो डिसलाइक कर रहे हैं। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या उसको प्रोसीड करूंगी, ठीक है, क्या मैं उसको प्रोसीड करूंगी या फिर इस शैम्पू को लॉन्च करूंगी या नहीं करूंगी, वो मेरे ऊपर है। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एनालिसिस किया। एनालिसिस मतलब मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो लोग हैं वो कितने प्रतिशत हैं जो कि इस पर्टिकुलर शैम्पू को या इस पर्टिकुलर रिसर्च को सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर उसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा कलेक्शन डेटा एनालिसिस हो रहा है, क्योंकि जो ऑलरेडी हमने कलेक्ट कर लिया है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा क्लीनिंग कर रहे हैं, उसको मैं मॉडल के थ्रू डिस्कवर कर रही हूँ इंफॉर्मेशन के द्वारा, राइट, उसको ही मैं बेस बना रही हूँ, उसके बेसिस पे ही मेरा रिजल्ट आ रहा है। तो एनालिसिस करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके खोज का लक्ष्य पता चलता है, ठीक है, उसको बदलना, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेकर आना, उसमें मॉडलिंग की प्रतिक्रिया को डिस्कवर करना, ठीक है, उसको ही गोल बना लेना। तो मैं उसी को गोल बनाऊंगी एनालिसिस के द्वारा ही, क्योंकि बिना एनालिसिस के गोल हम नहीं बना सकते। अब याद होगा आप सभी को, जब मैंने 3rd स्टेप में फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस किया था, अब मैं ये देखूंगी कि जो मेरा रिजल्ट आया टेस्टिंग के बाद, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब टेस्ट हम इसीलिए करते हैं, यहाँ पे मैंने जो पहले वाले 3rd पॉइंट में आपको याद होगा, जब मैंने फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस लिया था तो एजम्पशन लिया था, एक तरीके से एज्यूम किया था, वो श्योरिटी नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैं ये टेस्ट कर रही हूँ, जो मैंने डेटा कलेक्शन मेथड किया, उसके बाद एनालिसिस किया, तो क्या वो जो हाइपोथेसिस मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जब टेस्टिंग में हाइपोथेसिस सेलेक्ट किया होगा एज एन इंडिविजुअल कि जो प्रोडक्ट है ABC शैम्पू है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला है, ठीक है, मैंने ये सोचा था। लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा, जब मैंने सर्वे किया, जब मैंने क्वेश्चन फिलअप कराया, ऑब्जर्वेशन हुआ, डेटा कलेक्शन मेथड हुआ, उसके बाद एनालिसिस हुआ, तो मुझे ये पता चला टेस्टिंग के दौरान कि जो मैंने हाइपोथेसिस सेलेक्ट किया था ना वो सही तरीके से रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं उसे टेस्ट कर रही हूँ, और जो टेस्टिंग हो रही है
मैं उसके थ्रू करूंगी जो डेटा कलेक्शन मेथड है, जो मैंने एनालिसिस किया मैं उसके बेस को लूंगी और उसी के बेसिस पे मैं टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, और उसी को मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। जो एनालिसिस मैंने किया उसी रिजल्ट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ना कि जो मैंने हाइपोथेसिस पहले सेलेक्ट किया था स्टार्टिंग में उसको मैंने बेस बनाया, क्योंकि वो तो गलत हो गया ना। वो आगे जाके टेस्टिंग जब मैंने किया मुझे पता चला कि शैम्पू तो भाई 50% लोगों को ही पसंद आ रहा है और 50% को नहीं आ रहा, और मैंने तो ये इवेल्युएट किया था, मैंने ये हाइपोथेसिस सेलेक्ट किया था कि सबको पसंद आएगा, ठीक है। बट आगे जाके मुझे ये पता चला कि जो रिजल्ट हुआ वो 50% लोगों को ही समझ आया, ठीक है। तो अब मैं ये जो टेस्ट करूंगी ना, मैंने ये टेस्टिंग इसलिए की ताकि मुझे ये पता चले डेटा कलेक्शन में और एनालिसिस में कि जो मैंने हाइपोथेसिस क्रिएट किया था वो सही था या गलत था, और मुझे पता चला कि वो गलत है। तो अब मैंने क्या किया, जो डेटा कलेक्शन जो एनालिसिस हुआ, डेटा एनालिसिस जो हुआ उसके बेस को मैंने बना लिया, ठीक है, और उसी पे मैंने रिजल्ट निकाल लिया। तो ये क्यों करते हैं हम टेस्टिंग? ये टेस्टिंग टूल इसीलिए होता है ताकि हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस निकाल पाएं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं? जो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को निकाल पाएं, है ना। वो हो जाता है आपका पॉपुलेशन को एग्जामिन कर पाएं, एनालिसिस कर पाएं, टेस्ट कर पाएं, ठीक है। तो ये सारे ही स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए स्टैंडर्ड्स को एक्यूरेट करना है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। रिसर्च हमारी रिजल्ट बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वेरीफाई हो, तभी तो मैं टेस्टिंग कर रही हूँ, ठीक है, तभी तो मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ, ताकि आगे जाके मेरी जो रिसर्च है वो सही तरीके से निकल के आए। तो परिकल्पना का परीक्षण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक तरीके से जो संभावना है ना वो सही निकल के आए, जो टेस्टिंग है वो सही तरीके से निकल के आए, मान्य होनी चाहिए। नेक्स्ट 8th पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, राइटिंग ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमने फाइंडिंग्स निकाल ली, यहाँ पे हमने सब कुछ मतलब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस निकल गया, हमारा स्टैटिस्टिकल एक डेटा निकल गया, वैलिड रिजल्ट निकल गया। अब हमने क्या किया, रिपोर्ट बना ली। फाइंडिंग्स जो हमने निकाली ना उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बना ली। तो पॉपुलर रिपोर्ट जो होती है वो एक सिंपल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है उसमें लिटरेचर रिव्यू हो, प्रॉपर्ली इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, बिब्लियोग्राफी होनी चाहिए। जैसे आप प्रोजेक्ट्स में बनाते हो तो उसके बेस को आपने देखना है और उसी के फॉर्मेट में रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है कि जो आपने रिसर्च की अब उसको रिपोर्ट फॉर्मेट में लेकर आओ, ठीक है। क्या क्या मेथड्स आपने यूज़ किए, क्या क्या आपने सैंपल साइज लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको रिसर्च रिपोर्ट में डालनी है। चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, ठीक है, मैथमेटिकल अगर आपने कोई डेटा यूज़ किया है तो वो कहाँ से किया है वो सारा लगाना उसमें डिटेल्ड फॉर्म में। जैसे कि अभी आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे कभी, तो उसमें सारी चीज़ें की होगी ना, मतलब अपने मास्टर्स में सभी ने प्रोजेक्ट बनाए होंगे। तो जब वो प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो उसमें आपने इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, बिब्लियोग्राफी, ठीक है, फिर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन हो गया। तो वो सारी चीज़ें आप लास्ट में जब फाइंडिंग्स आप निकालते थे तो वो सारा न्यूमेरिकल फॉर्म में भी होता था, ठीक है, डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू। तो रिसर्च का जो रिपोर्ट होना चाहिए वो सही तरीके से स्पष्ट लेखन में होना चाहिए, तकनीकी होना चाहिए, विशेष रूप से गणीय होना चाहिए, मतलब एक मैथ्स के फॉर्म में होना चाहिए, चार्ट्स के फॉर्म में होना चाहिए, डायग्राम्स के फॉर्म में होना चाहिए, ताकि जो रिजल्ट है ना वो सही तरीके से सबको क्लियर हो जाए। क्योंकि वो जो रिसर्च होगी वो आपकी फिर इवैल्यूएट होगी ना, वो जो रिसर्च होगी फिर आप वो पब्लिश कर सकते हो, तो फिर वो कोई और आपसे हेल्प लेगा उसमें। जैसे मैंने किसी और रिसर्चर से हेल्प ली, मैंने उसके एक्टिविटीज़ को देखा रिसर्चर के, तो वैसे ही आपकी रिसर्च भी तो आगे जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे हेल्प लेगा, तो वही चीज़ है। तो इसीलिए आप रिपोर्ट प्रॉपरली बनाते हो, राइट। चलिए अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने क्या किया है, मैंने इसमें सिर्फ आपको पॉइंटर्स बताए हैं, बट अगर मैं बात करती हूँ रिलायबिलिटी के टाइप्स की, तो रिलायबिलिटी के ना टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि टेस्ट रीटेस्ट होता है, ठीक है, पैरेलल टेस्ट, पैरेलल होता है आपका, इंटररेटर होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, स्प्लिट हाफ होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं रिलायबिलिटी के। उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है तो वो भी हम करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं बता रही, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का अगर मैं बात करती हूँ, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, आरसी पढ़ते हो ना आप, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो आर के साथ में सी आ जाएगा, मतलब रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी, ठीक है, रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी, आरसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आरसी मतलब क्या है, आरसी मतलब होता है रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तभी होगी ना जब प्रॉपर्ली रिजल्ट आपका कंसिस्टेंट हो, एक तरीके से सामान्य हो, एक तरीके से आपका रिलेटेड हो, रिलेटेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं ना
वो रिलायबल होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 2001 में एक कोई रिसर्च की, ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो आ रहा है उस 2002 में उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन एक कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक तरीके से सामान्य होना चाहिए, सेम रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो रिलायबिलिटी आपका कंसिस्टेंसी हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट को बिल्ड करता है, आपके मेजरमेंट यहाँ पर रिजल्ट सेम निकलते हैं, आप मेजरमेंट बार बार दोबारा से कर सकते हो, रिलायबल होता है, ट्रस्टवर्दी होता है। तो इसीलिए वो ट्रस्टवर्दी होता है, विश्वसनीय होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका रिजल्ट है वो बार बार वही निकल रहा है, कंसिस्टेंट निकल रहा है, ठीक है, बार बार सेम रिजल्ट निकल रहा है। क्योंकि अगर मैं एक रिसर्च कर रही हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मेरा रिजल्ट कुछ और आ रहा है, कल मेरा कुछ और आना चाहिए, ऐसा नहीं, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि रिसर्च तो एक ही है, राइट, सेम टॉपिक पे। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी पहला पॉइंट हो जाता है। देखो वैलिडिटी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जैसे कि आपके कॉन्ग्रुएंट वैलिडिटी होता है, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी बेस बता रही हूँ। वैलिडिटी होता क्या है? वैलिडिटी मतलब होता है वैलिड। वैलिडिटी नाम ही समझ आ रहा है कि वैलिड है वो। अब वैलिड कैसे होगा? वैलिड आप इंटरप्रिटेशन से ही करोगे, आप साइंटिफिक रिसर्च ही करोगे, तभी आपका जो बेस आ रहा है तभी उसको वैलिड मान रहे हो। वैलिड आप कैसे मान रहे हो? वैलिड आप तभी मान रहे हो जब आपका डेटा कलेक्शन उसको सजेस्ट कर रहा है, डेटा कलेक्शन मेथड आप उस पर अप्लाई कर रहे हो, वही रिजल्ट आ रहा है, तभी तो वो वैलिड हुआ, आपने उसको तभी वैलिड माना। एक तरीके से आपके पास एक बेस है, ठीक है, आपके पास रिजल्ट को डिक्लेयर करने का एक इवैल्यूएशन प्रोसेस है, मूल्यांकन आप कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, आप टेस्ट कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो एप्रोप्रिएट, राइट, तो वो वैलिड हो गया। आपने उसको वैध बता दिया। तो वैधता मतलब जो होता है एक तरीके से एक ऐसी मूल्यांकन, एक ऐसा परिणाम जो व्याख्यात रूप से संदर्भ हो, ठीक है, उसके संदर्भ में बात की जाए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब हर एक रिसर्च का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब हर एक रिसर्च का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपना एक एम होता है, अपना एक गोल, एक तरीके से बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो मैं कोई भी रिसर्च कर रही हूँ तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं इस रिसर्च को कंप्लीट करूं, या कोई और रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं तो मेरा एक एम हो, उन पर्सन का भी एक एम होगा कि वो उस रिजल्ट को या उस रिसर्च को डिक्लेयर करें और उसको एक तरीके से प्रोवाइड करें, उसका एक जजमेंट पास ऑन करें, रिजल्ट निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी काम को आप करते हो तो उसका आपका बेस होता है, उसका आप ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हो, तो यहाँ पे भी रिसर्च का भी अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा, ताकि आप सही तरीके से सारे जो पर्सनल ओपिनियंस है या बायसनेस जजमेंट है उसको आप एलिमिनेट करो, क्योंकि यहाँ पर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का मैनिपुलेशन, किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई भी चेंजेस ना करें, जो रिजल्ट आ रहा है ना वही आपका रिजल्ट है, तो वो बेसिक आपका बन जाता है, वो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव आपका बन जाता है। तो वस्तुनिष्ठता होता है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर जो परीक्षण है वो एक तरीके से वस्तुनिष्ठता माना जाता है, जिसमें कि जो स्कोर होंगे वो व्यक्तिगत राय से या फिर पूर्ण ग्रह से निर्णय माना जाएगा और उसी का बेस बनाया जाता है और उसी में समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूजेबिलिटी। अब यहाँ पर यूजेबिलिटी के पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, लास्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में। यूजेबिलिटी का मतलब होता है जब हम एक तरीके से फैसिलिटेटर या मॉडरेटर के थ्रू काम कर रहे हैं, जहाँ पर जब आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, जब आप परफॉर्म कर रहे हो, एक तरीके से यूजेबिलिटी मतलब उसका होता है उपयोगिता, ठीक है। उपयोगिता को जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी उपयोगिता को हम जानेंगे कैसे? तो सारे फैक्टर्स होने चाहिए। अगर एक पर्सन उपयोग्य है, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ यूजेबल है, या एक फैसिलिटेटर है, तो उसके टास्क सारे होने चाहिए, उसके एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो यहाँ पर भी रिसर्च के ना अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। रिसर्च लॉजिकल हो, रिसर्च साइंटिफिक हो, रिसर्च में यहाँ पर एक तरीके से कोई भी प्लेगरिज्म डेटा ना हो, ठीक है, और प्रोसेस बेस्ड हो। तो ये सारे पॉइंटर्स जो हम कर रहे हैं ना, जो हम यूज़ कर रहे हैं, वही एक यूजेबिलिटी डिफाइन करता है। मतलब जब रिसर्चर परफॉर्म कर रहे हैं स्पेसिफिक टास्क को, या एक स्पेसिफिक यूजर जब परफॉर्म कर रहे हैं टास्क को, वही फीडबैक जो निकल के आता है वो आपका हो जाता है यूजेबल, ठीक है। जो फीडबैक आपका निकल के आ रहा है वो हो जाता है यूजेबल, उसी को आप यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जो आपने रिसर्च निकाली, अब उसे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे न्यूटन ने लॉ निकाला,
न्यूटन ने लॉ निकाला, तो न्यूटन का जो लॉ है उसी को यूज किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं उसमें कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, नहीं, तो उसी को यूज कर लिया, सिंपल, उपयोगिता निकल के आ गई, राइट। तो इस तरीके से आप इन सारे पॉइंट्स को समझ सकते हो, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं लास्ट में फटाफट से, 4-5 एमसीक्यूज हैं। तो अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे पहले पॉइंट को, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट। तो अगर मैं यहाँ पर फ्रेमवर्क की बात करती हूँ, ढांचों की बात करती हूँ, तो कौन सा इसमें से अनुसंधान का नाम है, तो क्या वो रिसर्च हाइपोथेसिस है, सिनॉप्सिस की बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर अनुसंधान का सारांश की बात कर रहे हैं। एक सिनॉप्सिस मतलब एक पूरा, एक हम बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पैराडाइम की बात की जा रही है, अनुसंधान का प्रतिमान हो गया, या फिर रिसर्च डिजाइन। अब मैं आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, एक तरीके से उसके ढांचों की बात की जा रही है, तो सिंपल सा आपको पता चल गया कि रिसर्च डिजाइन होगा। डिजाइनिंग मतलब क्या होता है, ब्लूप्रिंट, फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें कि रिसर्च की जाती है, रिसर्च इज कैरिड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी बेस। यहाँ पर जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो प्रायोरिटी बेस कौन सा होना चाहिए। एक तरीके से ये जो रिसर्च का मैंने स्टेप्स आपको बताए ना, अभी रिसर्च के जो स्टेप्स बताए उसी पे बेस्ड है, और ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको बोलूँ रिसर्च डिजाइन, तो रिसर्च डिजाइन होगा नहीं, हम रिसर्च डिजाइनिंग पहले ही नहीं करते हैं। पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव को तो क्लियर करो, ठीक है, पहले प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च क्वेश्चंस को पहले मैं फॉर्मुलेट करूंगी ना। डेटा कलेक्शन तो लास्ट स्टेप हो गया ना, कलेक्शन एनालिसिस तो आपका डेटा कलेक्शन के बाद आ जाता है, तो वो भी लास्ट में ही आ रहा है। हाइपोथेसिस भी जब हम फॉर्मुलेट तभी करेंगे जब क्वेश्चंस हमारे क्लियर होंगे, जब हमारा बेस होगा, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 वाला ऑप्शन, ठीक है। डेटा विश्लेषण की प्रतिक्रिया के बारे में निर्णय लेना, एक तरीके से उसके क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये प्रायोरिटी बेस इसीलिए है, स्टेप्स के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉरेस्पॉन्डेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। अच्छा, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रिसर्च का। रिसर्च इज नॉट पैसिव, यहाँ पर रिसर्च पैसिव नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं कि एक्टिव होगा, ठीक है। अनुसंधान का जो निष्कर्ष है वो नहीं होगा, निष्कर्ष जो है वो नहीं होगा, इसका मतलब एक्टिव हो गया, राइट। रिसर्च इज सिस्टमैटिक, ये भी सही है, ये भी सही है। रिसर्च इज नॉट अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यहाँ पर रिसर्च ना प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। अगर आपने रिसर्च निकाला तो उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए ना, प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व की है वो होनी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी सही है। अब यहाँ पर पूछा है रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, क्या रिसर्च प्रोसेस नहीं होता। इसका मतलब जो आंसर होगा ना हमारा, ये 4th होगा, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव है, एक्टिव है, सिस्टमैटिक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, रिसर्च एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम रिसर्च करें तो हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। और कौन सा करेक्ट हो रहा है इसके अकॉर्डिंगली, नेगेटिव पूछा है ना, नॉट पूछा है, तो रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, तो ये पॉइंट ही गलत है, क्योंकि रिसर्च तो एक प्रोसेस है ना, रिसर्च में तो स्टेप्स है। तो शोध में एक तरीके से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो होती है प्रतिक्रिया तो, राइट। यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमने समझ लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं 4th क्वेश्चन, हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ द रिसर्च। रिसर्च के डेप्थ को जब हम जाने तो कैसे जानेंगे, क्या रिसर्च के टाइटल से जानेंगे रिसर्च की डेप्थ को, ठीक है। शोध की जो गहराई है उसका आलंकन कैसे करेंगे, क्या मैं शोध की शीर्षक के बेसिस पे, टाइटल के बेसिस पे देखूंगी, ड्यूरेशन के बेसिस पे देखूंगी, ठीक है, अवधि के बेसिस पे देखूंगी क्या, या ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे देखूंगी, या एक्सपेंडिचर के बेसिस पे देखूंगी, कितना खर्चा हुआ है, कुल खर्चे को देखूंगी। कुल खर्चे के बेसिस पे मैं इवेलुएट नहीं कर सकती उसके डेप्थ को, ठीक है, रिसर्च के डेप्थ को। टाइटल के थ्रू भी मैं रिसर्च के डेप्थ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, ड्यूरेशन भी नहीं कर सकती। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे मैं जज कर सकती हूँ कि जो रिसर्च की गहराई है एक्चुअल में वो कितनी है, ठीक है। तो अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं उसके द्वारा मैं इवेलुएट कर सकती हूँ कि जो डेप्थ है रिसर्च की वो कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन सक्सेसफुली कंडक्ट द रिसर्च। रिसर्च कौन कंडक्ट कर सकते हैं, जो हार्ड वर्कर हैं, बिल्कुल भी नहीं, हार्ड वर्कर तो बहुत होते हैं, ठीक है, जो मेहनती होते हैं वही रिसर्च कर सकते हैं, नहीं। पोजेसेस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, तो जो सारे पोस्ट ग्रेजुएट है क्या वो सभी रिसर्च करते हैं, नहीं ना, वो एबल नहीं हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सक्सेसफुली रिसर्च को प्रोसीड कर सकते हैं, जिनको बेसिकली रिसर्च मेथडोलॉजी पता है, रिसर्च के मेथड्स पता है कि कौन सा मेथड कहाँ पे लगाना है, क्या डेटा कलेक्शन मेथड्स होने चाहिए, क्या एनालिसिस हम कर रहे हैं, क्या हाइपोथेसिस है, ये सारी चीज़ अगर आपको स्टेप्स पता है तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू डू रिसर्च, ठीक है, यू कैन इजीली कंडक्ट योर रिसर्च। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कौन सा सफलतापूर्वक जो अनुसंधान है वो किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो शोध का पद्धति हो गया, ठीक है, या फिर उसके जो मेथड्स हैं या फिर मेथडोलॉजी जो उन्होंने स्टडी की है, जिन उनको पता है, उनके बारे में अगर सबको पता है तो वही लोग कर सकते हैं। थिंकिंग एबिलिटीज़, रीजनिंग एबिलिटीज़ के थ्रू रिसर्च हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, आज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। क्या क्या पढ़ा, रिसर्च क्या है, रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं, रिसर्च में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, रिलायबिलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, वैलिडिटी हो गया और यूजिबिलिटी हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी और टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है और प्रीवियस में आप भी चेक कर सकते हो।